सुप्रभात बच्चों। कल लाइव वीडियो के माध्यम से आपको सिल्वर वेडिंग पार्ट का जो अंश पढ़ा गया था उसके पश्चात अब हम उसके बाद वाला जो अंश है उस पे आते हैं। तो यशोधर बाबू ने अपने ऑफिस में लोगों के कहने के बावजूद उस दावत का वो हिस्सा नहीं बने जो उन्हीं की सिल्वर वेडिंग की बाबत दी जा रही थी। हालांकि उन्होंने उस दावत के लिए इंतज़ाम खुद किया था, खुद पैसे दिए थे, लेकिन वहाँ वो रुके नहीं ऑफिस में और लोगों ने उनसे आग्रह भी किया। ऑफिस वाले जो उसके कर्मचारी थे दूसरे, उन्होंने आग्रह किया, लेकिन उन्होंने उस आग्रह को टाल दिया। अब उसके बाद इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिड़ला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीत अपनाई है। यशोधर बाबू का नित्य क्रम है कि जब भी वो दफ्तर से वापस लौटते हैं तो रास्ते में पड़ने वाले बिड़ला मंदिर में ज़रूर जाते हैं। उसके उद्यान यानी उसमें जो पार्क है उसमें बैठ के कोई प्रवचन सुनते हैं और यदि प्रवचन नहीं भी हो रहा है तो स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने का काम रोज उन्होंने अपना लिया है। यह बात उनके पत्नी बच्चों को बहुत अखरती है। यह बात उनकी पत्नी और बच्चों को गलत लगती है कि वो ऑफिस से घर ना आकर के मंदिर में रुकते हैं, प्रवचन सुनते हैं, प्रभु में ध्यान लगाते हैं। ये बात पत्नी और बच्चों को बहुत ज़्यादा अखरती है। और बच्चे कहते हैं, बब्बा आप कोई बूढ़े थोड़े ही हैं जो रोज़ रोज़ मंदिर जाएं। क्या फ़ायदा इतने रोज़ मंदिर जाने का, इतने ज़्यादा व्रत करने का क्या फ़ायदा है, ये कहते हैं उसके बच्चे। यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं। जब बच्चे उनके बारे में ऐसा कहते हैं तो वो उसको इग्नोर करते हैं। क्यों? कुछ बोलेंगे तो बहस होगी तो घर का माहौल बिगड़ेगा। सिद्धांत के धनी की किशनदा के अनुसार यही निशानी है। उसके आदर्श जो थे किशनदा, वो कहते थे कि भाई समझदारी इसी में है कि जब बच्चे सामने बोले तो चुप होकर सुन लो बस। बिड़ला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं और घर के लिए साग सब्जी खरीदते हैं। तो ये सारी जो लोकेशन है वो दिल्ली की हैं। किसी से मिलना मिलाना हो तो वह भी इसी समय कर लेते हैं। पहाड़गंज जाने के वक्त ही वो अपने जो लोग उनके जो नज़दीकी हैं उनसे मिलने का काम भी निपटा लेते हैं। तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो, वह घर 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते। प्रतिदिन वो 3 घंटे रास्ते में ही बिताते हैं। आज बिड़ला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किशनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था। तो जब वो बिड़ला मंदिर जा रहे थे उस समय यशोधर बाबू ने उस क्वार्टर को देखा, उस अहाते को देखा, उस कंपाउंड को देखा जिसमें किशनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर 3 BHK था और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही थी। इस क्वार्टर के ऊपर तोड़वा करके इसको उसी जगह एक 6 मंजिला इमारत बनवाई जा रही थी। इधर से गुजरते हुए कभी के DIZ एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता था। जब यशोधर बाबू इस इलाके से गुजरते थे तो जो कभी अधिकारियों की कॉलोनी हुआ करती थी उसकी जो ये हालत बदल रही है, इसको देख करके यशोधर बाबू को ख़राब लगता था। ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ एक मंजिला क्वार्टर की जगह ऊंची इमारतें बना रहे हैं, इस बात से वो नाराज़ थे। यशोधर बाबू को पता नहीं कि वे लोग ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो यशोधर बाबू की समझ से परे थी ये चीज़। उनको लगता था गलत हो रहा है। उन्हें यह ज़रूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढहाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत ज़रूरी है। उनको लगता था कि ये गोल मार्केट जिसमें हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, इस गोल मार्केट को ढहाया जा रहा है, तो उसका गम मनाने के लिए तो कम से कम मैं इस इलाके में डटा रहूं, ज़रूरी है। उन्होंने एंड्रयूजगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई है।
तो जिस पद पर वो काम कर रहे थे वो एक अधिकारी की पोस्ट थी। अधिकारी की पोस्ट थी तो सरकारी जो क्वार्टर मिलना था वो भी D2 टाइप का उस समय का ये स्टैंडर्ड क्वार्टर माना जाता था। और उनके सामने कई बार ये प्रस्ताव आया कि वो चाहे तो एंड्रयूजगंज या लक्ष्मीबाई नगर या पंडारा रोड जहाँ भी चाहें नई क्वार्टर बने हैं उन नए क्वार्टरों में से कोई एक ले लें, मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि वो गोल मार्केट वाला इलाका छोड़ के जाएं। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तब भी उन्होंने इसी क्षेत्र की इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में से एक अपने नाम अलॉट कर लिया। तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। जब क्वार्टर टूटते जा रहे थे तो उनके भी क्वार्टर का नंबर आ गया। फिर उन्होंने क्या किया, उस इलाके को फिर भी नहीं छोड़ा और इसी इलाके में बचे हुए क्वार्टरों में से एक अपने नाम अलॉट करा लिया। पत्नी के यह पूछने पर कि जब यह भी टूट जाएगा तब क्या करोगे, पत्नी थोड़ी सी उनकी तुनक मिजाज है, कहने लगी कब तक करोगे, क्वार्टरों में ज़िंदगी पूरी, वो टूट गया, इसका भी नंबर आने वाला है, ये टूट जाएगा फिर क्या करोगे। तो उन्होंने कहा तब की तब देखी जाएगी, कहा और इसी तरह मुस्कुराए जैसे किशनदा यही फिक्रा कहकर मुस्कुराते थे। किशनदा भी कहते थे इस जुमले को, तब की तब देखी जाएगी। तो वो भी कहने लगे और मुस्कुराने लगे। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा है। घर में, पति पत्नी में और बाप बच्चों में रोजाना कोई न कोई मतभेद या वैचारिक टकराव होने की स्थिति किसी न किसी वजह से आती थी और इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते थे। और यही कारण था कि वो जो 3-3 घंटे रास्ते में लगाते थे वो इसलिए लगाते थे कि यार घर जाके करूँगा भी क्या, वहाँ वो जल्लाद बैठे हैं मेरी खबर लेने के लिए। इसलिए रास्ते में अपना सारा टाइम समेट लेते थे और 8 बजे घर पहुँचते थे, रात का खाना खाते थे, पढ़ के सो जाते थे, सुबह फिर ड्यूटी पर आ जाते थे। तो इस तरह से उन्होंने अपना जो रोजाना का क्रम था वो चला रखा था। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वह उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। बच्चे जब छोटे थे तो छोटे बच्चों को पढ़ाने में अपना वक्त गुजारते थे। अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है। यद्यपि समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी कुछ समझ में नहीं आती थी। तो बड़ा लड़का था, वो एक एड कंपनी में उसकी नौकरी लग गई और यशोधर बाबू को लगता था कि यार ये कंपनी वाले भी बेवकूफ़ ही हैं, मेरा बच्चा इतना समझदार नहीं है, साधारण सा है और उसको भी इतने अच्छे खासे वेतन पे नौकरी दे दी, पता नहीं क्या गड़बड़ है। वह कहते हैं कि 1,500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला है। शुरू में ही 1,500 रुपया देने वाली इस नौकरी में कुछ न कुछ पैंच तो जरूर होगा। तो साहब की यशोधर बाबू की जो सैलरी इस समय है वो लगभग कितनी है, 1,500 रुपये, और उनका बेटा बस लगा ही लगा और लगते कितने मिल गए उसको, 1,500 रुपये। तो यशोधर बाबू को लगता कि मामला कुछ गड़बड़ है। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है, तो उसका सेकंड चांस है IAS देने का। यशोधर बाबू के लिए समझ सकना असंभव है कि जब यह पिछले साल अलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफ़ी नीचे आ गया था। तो IAS की जो एग्ज़ाम होता है उसमें 4 तो अपर रैंक होते हैं और 4 के बाद में जो नीचे वाली सर्विस होती हैं वो अलाइड सर्विस होती हैं, लेकिन वो भी क्लास 1 जॉब होती हैं, ऑफिसर्स जॉब होती हैं। तो जब मेरिट में थोड़ा नीचे वाले कैंडिडेट होते हैं उनको अलाइड सर्विस मिलती है। तो अब पिताजी यही सोच रहे हैं कि यार पिछले साल भी इसने IAS का एग्ज़ाम क्वालिफाई तो कर ही लिया था, हाँ IAS नहीं बना था लेकिन अलाइड सूची में तो इसका नाम था, फिर भी बेवकूफ़ ने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया इसने। तो दूसरा, पहले बेटे के बारे में बता दिया एड कंपनी में, दूसरा क्या है थोड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है और एक बार उसका सिलेक्शन होने बाल बाल बचा IAS के लिए और अलाइड तो उसको मिल ही गई थी। तीसरे बेटे के बारे में बताते हैं, स्कॉलरशिप लेकर वो अमेरिका चला गया है और उनकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली जा रही है, पिताजी अपनी बेटी के लिए कई रिश्तों की बात चलाते हैं लेकिन लड़की है काबू में नहीं आती, एक एक करके वो सारे रिश्तों को। तो पिता के सामने यही समस्या है कि इस लड़की को कैसे पागल को समझाऊं मैं, जो मानने को तैयार, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है। बेटी तो यहाँ तक कह देती है कि परेशान करोगे ना ज़्यादा तो
मैं डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चली जाऊंगी। यशोधर बाबू जहाँ बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, देखो 4 बच्चे हैं, चारों कहीं ना कहीं ठीक ठाक हैं। एक स्कॉलरशिप लेके अमेरिका गया, एक आईएएस की तैयारी कर रहा है, एक क्वाड कंपनी में 1,500 की नौकरी मिल गई है, लड़की है वो मेडिकल की तैयारी कर रही है, अमेरिका जाना चाहती है। तो मतलब कुल मिला के बच्चे तो उसके सेटल हैं ठीक से, लेकिन बच्चे उसकी बात को मानते नहीं, उसको इस चीज़ का बड़ा गम है। यशोधर बाबू जहाँ बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, वहाँ समहाउ यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ जचती नहीं। जब कोई मेहमान आ जाता है तो बच्चे उसका अनादर करते हैं, ये चीज़ खराब लगती है उनको। एनीवे, जनरेशन में गैप तो होता ही सुना है, ऐसा कहकर वो शिवम को दिलासा देते हैं कि कोई बात नहीं यार, ये तो जनरेशन गैप है, चलता ही रहता है। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, यानी वो भी एक कल्चर्ड फैमिली से आई थी, आधुनिक नहीं थी, मॉडर्न नहीं थी, लेकिन बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उनको भी मॉड बना दिया। मॉड को मतलब मॉडर्न बना दिया, बच्चों के चक्कर में वो भी मॉडर्न हो गई। कुछ यह भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी, यशोधर बाबू के गांव 7 गांव से आए ताऊजी उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे, तो फैमिली बड़ी, जॉइंट और फैमिली बड़ी थी। इस संयुक्त परिवार में पीछे ही बबुओं में गजब का तनाव रहता था, तो बबुओं में आपस में बनती नहीं थी, ताऊ के बेटों की बबुओं में और यशोधर बाबू की पत्नी में बनती नहीं थी। लेकिन ताऊ जी के डर से कोई कुछ कह भी नहीं पाता था, परिवार के हेड थे वो। यशोधर बाबू की पत्नी की शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी लिया ही नहीं, बस जेठानियों की ही चलने दी, इस चीज़ की उनको शिकायत है। उनका यह भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में बांध के रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया हूँ। तो जैसा बुढ़ियाओं से अपेक्षा करी जाती है पहनने की, बात करने की, तरीकों की, वैसी अपेक्षा उससे की गई, तो इस बात की भी उसको नाराज़गी है। जितने भी नियम इनकी बुढ़िया ताई के लिए थे वे सब मुझ पर लागू करवाए, ऐसा कहती है घरवाली बच्चों से, अपने बच्चों से कहती है। और बच्चों को अपनी माँ से पूरी सिंपैथी है। फिर वह यशोधर जी से उन्मुख होकर कहती है, तुम्हारी ये बाबा आदम के ज़माने की बात मेरे बच्चे नहीं मानते, तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, कोई दोष नहीं मेरे बच्चों का। तुम तो बात करते हो पुरानी, मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुविधा हो, सुविधा मतलब सुविधा हो, सही हो। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता, साफ बात। पत्नी कहती है कि मैंने जितना सह लिया, बच्चे नहीं सहेंगे मेरे, वो अपने हिसाब से रहेंगे। तो धर्म, कर्म, कुल परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकाओं जैसा आचरण करती है, पति के सामने इस तरह का आचरण करती है तो उसको खराब लगता है। यशोधर बाबू इसलिए उसको कहते हैं शाननाल बुढ़िया, चटाई का लहंगा, बूढ़ी मुँह मुँह से लोग करें तमाशे, इस तरह से कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं, अनदेखा कर देना चाहते हैं। लेकिन वह ये भी स्वीकार करने को बाध्य हो जाते हैं कि सारा तमाशा तो समाज में उनका ही बन रहा है। जिस जगह किशनदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोधर जी ने अपने से पूछा कि क्या यह बेटर नहीं रहता कि किशनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही न पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी जाती है। तो बहुत सारे आदमी जो परिवार से तंग हो जाते हैं ना, वो सोचते हैं यार इससे बढ़िया तो अविवाहित ही रहते, कम से कम समाज सेवा करने के लिए पूरा समय तो मिलता। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।